हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे साइटीन का बायोसिंथेसिस। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले यूज़ होता है मेबालोनिक एसिड। ठीक है, मेबालोनिक एसिड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के रूप में यूज़ होता है और इसमें जो है वो एटीपी से एडीपी बनता है। और हम लोग जानते हैं कि एटीपी से एडीपी जैसे ही बनता है वो लॉस ऑफ फास्फेट जो है वो लॉस कर जाता है और उससे मेबालोनेट पायरोफास्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसे होते हैं, क्योंकि जब तक आप एटीपी का स्ट्रक्चर्स नहीं जानेंगे तब तक आप एक एटीपी से एडीपी कैसे बना है वो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो हम लोग जानते हैं कि एक फास्फेट निकला है, लेकिन फास्फेट ग्रुप कहाँ पर जुड़ा रहता है, उसका लोकेशंस क्या है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बना रहे हैं एटीपी का बेसिक स्ट्रक्चर्स, राइट। ये राइबोज शुगर बन रहा है, ये ठीक OH इसके बाद यहाँ पर OH होता है। ठीक है, CH2OH, लेकिन यहाँ पर जो है वो एसिड के प्रेजेंस में जो है वो रिडक्शंस हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो फास्फेट ग्रुप से ऐड हो जाता है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन और फास्फोरस का तो हम लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक, तो यहाँ पर फास्फोरिक एसिड चूँकि उससे रिएक्ट कर जाते हैं, 3 फास्फोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ट्राईफास्फेट का निर्माण कर लेता है। ठीक, इस तरीके से इसमें 3 फास्फेट ग्रुप जो हैं वो जुड़े होते हैं। ये इनिशियली फास्फोरिक एसिड होती हैं, हाइपोफास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 ऐसे करके। ठीक, तो एटीपी से एडीपी जो है वो बन जाता है। इसमें से एक फास्फोरस ग्रुप जो फास्फोरिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है, उसके निकलते ही एडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि इसमें कुल टोटल जो है वो कितने फास्फोरिक एसिड है, 3 फास्फोरिक एसिड हैं और वो जब बन रहे हैं एडीपी तो उसमें से कितने फास्फोरिक एसिड हैं, 2 फास्फोरिक एसिड बच गए हैं, एक तो बाहर निकल गया है। और यहाँ पर कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं, यानी कि 1 मोल में 3 फास्फोरिक एसिड हैं तो 2 मोल में 6 फास्फोरिक एसिड हैं। ठीक, अब इसमें से क्योंकि 2 फास्फोरिक एसिड तो निकल गए हैं, अब बच गए कुल टोटल 4 फास्फोरिक एसिड, यानी कि 1 एटीपी में 3 फास्फोरिक एसिड होते हैं और 1 एडीपी में 2 फास्फेट ग्रुप जो हैं वो, या फास्फोरिक एसिड या फास्फेट कह सकते हैं, वो होते हैं। ठीक, अब चूँकि फास्फोरिक एसिड जैसे ही ऐड हो जाता है मेलबोनिक एसिड के साथ, उसके जगह पर एड लग जाते हैं, क्योंकि एसिड जैसे ही फास्फेट से जो है रिएक्ट करता है वो उसका एट जो है वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से लोनेट फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया, यानी कि बाहर हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शंस में गैस जो है वो बाहर होता है तो वो उसका क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। तो इस रिएक्शन का यही ड्राइविंग फोर्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर पुनः एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो रहे हैं और आईपी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है आईपी, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट। कोई भी सोडियम या पोटेशियम आयन जो है वो फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, उसी को इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं। अब आइसोपेंटेनिल पायरोफास्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो है वो एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफास्फेट के साथ जो है वो जुड़ता है और जैसे ही जुड़ता है ये पायरोफास्फेट के रूप में बाहर निकाल देता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का इनऑर्गेनिक फास्फेट है। वो देखो फास्फेट ग्रुप जो है वो पूरा पूरा बाहर निकल गए, अब बच गए क्या, फास्फेट ग्रुप जो है वो पायरोफास्फेट जो ग्रुप जो है वो बाहर निकल गए। तो आइसोपेंटेनिल और एएमपी जो है वो दोनों मिल करके आइसोपेंटेनिल एडिनोसिन मोनोफास्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एडिनोसिन मोनोफास्फेट में फास्फेट ग्रुप है। अब इसमें जो है जो पौधा का जो जड़ से पानी आता है उसके साथ जो फास्फेट ग्रुप है वो डिज़ोल्व हो जाता है और ये जो है वाटर सोल्यूबल होने के कारण ये
जो पूरा कंपाउंड है आइसोपेंटेनिल एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी कि जो ऊर्जा है वो क्या करता है, फास्फेट ग्रुप को रिलीज कर देता है वाटर के साथ। दैट रीजंस जो है वो एग्जिट हो जाता है पूरे सिस्टम के साथ, सिस्टम से, यानी कि आइसोपेंटेनिल एडिनोसिन मोनोफास्फेट से रिलीज होता है, फास्फेट ग्रुप के जैसे ही रिलीज हो जाता है। देखो पूरा फास्फेट ग्रुप निकल गया। अब एडिनोसिन के साथ नहीं, एडिनिन के साथ जो है वो पेंटोज शुगर ही बच गया है। ठीक, पेंटोज शुगर और एडिनिन मिल करके एडिनोसिन्स बनाते हैं, यानी कि जो पेंटोज शुगर है और एडिनिन है वो दोनों एक साथ, यानी कि एक साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग एडिनोसिन्स कहते हैं। ठीक, और अगर फास्फेट ग्रुप लग गया तो एडिनोसिन फास्फेट कहते हैं या मोनोफास्फेट कहते हैं। एक लगा तो मोनोफास्फेट, दो लगा तो डाइफास्फेट। और यदि फास्फेट ग्रुप निकल गया तो उसको हम लोग एडिनोसिन कहते हैं। ठीक, ओके, एडिनोसिन्स है ये। सिंपल तरीके से देखो, इसमें आइसोपेंटेनिल में कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं हुआ है, जब तक कि जो एक्सटर्नल भाग जो आया है वो जब तक बाहर नहीं निकल गया है। ठीक, अब यहाँ पर एडिनोसिन से क्या कर रहे हैं, एडिनोसिन से जो राइबोज शुगर है वो ऐड है तो एडिनोसिन्स बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर अगेन जो स्टेप आ रहा है उसमें राइबोज शुगर जो है वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नहीं किया, राइबोज शुगर जो है वो बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही आइसोपेंटेनिल एडिनिन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, आइसोपेंटेनिल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। केवल और केवल ये जो राइबोस वाला जो भाग है, राइबोस शुगर वाला जो भाग है वही बाहर निकल गया। राइबोस वाला भाग जैसे ही बाहर निकलता है ये बच जाता है एडिनिन, पूरा का पूरा एडिनिन बनता है। ठीक, बच जाता है। अब यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशंस होते हैं। ऑक्सीडेशंस इच मीन्स क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन्स, राइट, ऑक्सीजन्स गेन कर रहा है, या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ हाइड्रोजन्स जिसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आइसोपेंटेनिल में जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और वहाँ पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जैसे जुड़ जाता है उस पूरे कंपाउंड को जेटीन कहते हैं, जेटीन। ठीक, अगर आप लोग चाहें तो इसका मैं स्ट्रक्चर्स आपको बाद में बता सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आप इसका स्ट्रक्चर्स हमें बता दीजिए कि यहाँ किस तरीके से जो है वो रिएक्शन हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब रिडक्शंस का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन्स, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। ठीक, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन जो ऐड हुए हैं वो बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो बाहर निकला था उसको और एक्सेस अमाउंट में जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। जैसे कैप्चर करते हैं इसको पूरे कंपाउंड को बोलते हैं डिहाइड्रोजीटेन। ठीक, यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन्स सभी जगह पर जुड़ गया है। अब देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने जो सिंपल देखा वो तो देखा ही, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हुए होंगे कि एडिनिन और ये जो रिंग सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, कहाँ से आए हैं। तो हमने बनाया था एडिनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये इसका बेसिक स्केलेटन नहीं है, इसका बेसिक स्केलेटन अलग ही होता है। ये एडेनिन है, इसमें कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं जिसके कारण से इसको एडेनिन बोल रहे हैं। ठीक, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है प्यूरिन हाउ टू मेक। ठीक, तो प्यूरिन से एडेनिन कैसे बना है ये देखते हैं। तो प्यूरिन से एडेनिन, देखो प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर एन होते हैं, यहाँ पर एन, इसके बाद यहाँ पर भी एन होते हैं, यहाँ पर भी एन होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर एच होता है। ठीक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्यूरिन।
ये 2 भाग में देखो, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के होते हैं, यूरेसिल। तो इसमें से 2 प्रकार का जो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस होता है उसमें प्यूरिन रिंग जो है वो स्केलेटन के रूप में यूज़ होता है, और यहीं पर जो है वो करेक्शंस करके हम लोग को एडेनिन और ग्वानिन का फॉर्मेशंस करना होता है। ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रिएक्शंस पे नहीं जा रहे हैं। देखो यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको एडेनिन बोलते हैं, ठीक। और ग्वानिन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो तो सेम ही है, ठीक। यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर N, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये H। यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन जुड़ता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 जुड़ जाता है, ठीक। नाइट्रोजन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्योंकि तीनों बॉन्ड उनके बने हुए हैं तो वहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर्स है वो ग्वानिन का है, ठीक, ग्वानिन का है ये। तो थैंक यू सो मच।